Hello friends, welcome back to lecture series on concept of relational database management system BCA SEM 2 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इस सीरीज में अभी तक हमने PLSQL के ब्लॉक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जैसे डिक्लेयर, बिगिन, एक्सेप्शन, एंड, इनमें से कौन ऑप्शनल है, कौन मैंडेटरी है, एक सिंपली प्रोग्राम रन करके कि कैसे हेलो प्रिंट किया जाता है, हमने ये सारी चीजें इससे अर्लियर वीडियो में डिस्कस की है। आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड डेटा टाइप की। बट ऑब्वियस है फ्रेंड्स, अगर आउटसाइड वर्ल्ड का कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे सिस्टम में स्टोर कराना है तो मुझे डेटा टाइप्स की जरूरत पड़ेगी। एट द सेम टाइम ये डेटा टाइप्स के अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या रिकॉग्नाइज करने के लिए मुझे नेम्ड लोकेशंस की जरूरत पड़ेगी जिसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड डेटा टाइप्स को। तो बेसिकली अगर मैं एक वेरिएबल की डेफिनेशन कहूं तो ए वेरिएबल इज अ नेम स्टोरेज लोकेशन used to store data that can change during the program execution। that is प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के वक्त जिसकी वैल्यू चेंज होने वाली है या जो वैल्यू चेंज होने वाली है हम उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल। बेसिकली एक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर ए हमारा वो नेम्ड स्टोरेज लोकेशन है जहां पे हम आगे चल के कोई डेटा स्टोर करने वाले हैं, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेरिएबल इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब ऐसे काफी कंफ्यूजन होती है कि हम वेरिएबल किसे मान लें या कांस्टेंट किसे मान लें। मैं एकदम इजी एग्जांपल में कहता हूं। सिंपली आप एक बुक पे लिखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 20। नाउ आस्क योरसेल्फ इनमें से कौन सी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो आप देखोगे x और y ही ऐसी चीजें हैं जो चेंज हो सकती हैं। अदरवाइज आप 3 की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, 2 की चेंज नहीं कर सकते, 20 चेंज नहीं कर सकते। तो ये तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं। x एंड y बेसिकली एक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन है जहां पे आगे चल के वैल्यू स्टोर होने वाली है। तो वेरिएबल्स इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो ये x और y की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब जब आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हो तो कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि वेरिएबल का नाम कंपलसरी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। वेरिएबल के नाम के अंदर दैट इज पहला लेटर कैरेक्टर है, उसके बाद आप लेटर्स यूज कर सकते हो, नंबर्स यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। आप पहले से डिफाइंड वर्ड यानी रिजर्व वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। आपको एक वेरिएबल नेम में बीच में स्पेस अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप सिंटेक्स को देख पाओ तो मैंने लिखा है वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, मतलब मैं वेरिएबल और नेम के बीच में स्पेस नहीं रख सकता। अब बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने की, या फिर आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के सिंटेक्स की बात करें तो अब काफी बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है, और कंफ्यूजन होना बट ऑब्वियस है, वैलिड है। रीजन इज वेरी सिंपल कि अभी तक हमने जितना भी वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा सी में, किसी भी एक्स वाई जेड लैंग्वेज में, तो हमने ऐसा ही सीखा है कि पहले डेटा टाइप लिखते हैं फिर वेरिएबल नेम लिखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले के वीडियो सेशंस देखे हैं, यानी मैं इस सेम की बात नहीं कर रहा हूं, सेम 1 की बात कर रहा हूं, तब मैंने आपको टेबल्स क्रिएट करना सिखाया था। तो याद करो कि टेबल में मैंने आपको बताया था कि फील्ड डिक्लेयर करने की प्रोसेस क्या है। आप सबसे पहले फील्ड का नाम और उसके बाद उसका डेटा टाइप बताते हो। सिमिलर वे में जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो PLSQL ब्लॉक में, तो आपको पहले वेरिएबल का नाम फिर उसका डेटा टाइप बताना है। देन अगर आप कोई कंस्टेंट लगाना चाहते हो तो दैट इज नॉट नल, मैंने अभी फिलहाल के लिए लिखा है। देन कॉलन इक्वल टू वैल्यू, राइट। देखो कितना सिंपल है। अब यहां पे एक चीज नोट करने वाली है कि कॉलन इक्वल टू लिखा है, दैट इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी जब कभी किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी होगी तो इक्वल टू ऑपरेटर वर्क नहीं करेगा, कॉलन इक्वल वर्क करेगा। ये अभी से हमें माइंड में प्रैक्टिस में ला लेना है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटेक्स समझा आपने। क्या लिखेंगे? फील्ड नेम दैट इज वेरिएबल नेम, देन डेटा टाइप, देन कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट में करंटली नॉट नल, देन कॉलन इक्वल टू वैल्यू। अब वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त जो चीजें मैंडेटरी है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम और उसका डेटा टाइप,
नॉटनल लिखना या वैल्यू असाइन करना मैंडेटरी नहीं है। क्लियर? याद रह जाएगा आपको। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे? वेरिएबल नेम स्पेस डेटा टाइप, देन अगर आपको नॉटनल रखना है तो, और देन कॉलन इक्वल टू वैल्यू। यहां पे नॉटनल और कॉलन इक्वल टू वैल्यू ये ऑप्शनल है, बाद में जरूरत पड़ने पे यूज हो सकता है, राइट? मैंडेटरी क्या है? तो वेरिएबल का नाम और डेटा टाइप। एग्जाम्पल के लिए देखो, आप यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन में, अब ये भी याद रख लो कि मैंने आपको इसके पहले के वीडियोस में डिक्लेयर का क्या रोल है, बिगिन का क्या रोल है, एंड का क्या रोल है, एक्सेप्शन का क्या रोल है, ये सारी चीजें समझाई थी। एक बार अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये देखने से पहले वापस वहां जाओ और वो कॉन्सेप्ट समझो, फिर यहाँ पे आओ, तो आपको चीजें ज्यादा बेटर समझ में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं डिक्लेयर में वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो बेसिकली डिक्लेरेशन सेक्शन का काम ही यही है कि उसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, कर्सर डिक्लेयर कर सकते हैं, एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। जो चीजें मुझे फ्यूचर में यूज करनी है मेरे प्रोग्राम में, उसका डिक्लेरेशन मैं डिक्लेयर पार्ट में करता हूं, राइट? तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिक्लेयर लिखा, देन वेरिएबल का नाम लिखा, देन डेटा टाइप प्रोवाइड किया, जो अभी मैंने प्रोवाइड किया वैकर 2 साइज 20। देखो बट ऑब्वियस आप कॉलम डिफाइन करते थे टेबल के अंदर, तो लिखने का तरीका यही रहता था। फिर मैंने लिखा v_age, राइट? उसके बाद लिखा है नंबर, दैट इज वेरिएबल नेम एंड डेटा टाइप। अब अगर आप बिगिन पार्ट में जाओगे तो वहां पे मैंने वेरिएबल नेम डिक्लेयर करके, दैट इज वेरिएबल का नाम यूज करके उसको वैल्यू इनिशियलाइज कराई है। तो अभी हमने पढ़ा कि एक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन है, नेम्ड स्टोरेज लोकेशन है कौन, v_name, दैट इज वेरिएबल नेम। क्या कर रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू पंकज को स्टोर कर रहा है, दैट इज वेरचर के अंदर ये डेटा स्टोर हो जाएगा। v_age, अब कोई बोलेगा सर ये स्टोरेज लोकेशन, भाई आपकी हार्ड डिस्क में, आपकी रैम पे कहीं तो स्पेस एलोकेट हुआ है और उस स्पेस को आप एक्सेस कर रहे हो, तो आप एक स्टोरेज लोकेशन को एक्सेस कर रहे हो यूजिंग v_name, दैट इज वेरिएबल नेम। तो इसलिए मैंने कहा नेम्ड स्टोरेज लोकेशन, याद रह गया? तो v_name की मदद से मैं रैम पे एग्जिस्टिंग कोई ब्लॉक ऑफ मेमोरी एक्सेस कर रहा हूं, जिसकी साइज बाय डिफॉल्ट क्या डिक्लेयर की गई थी, 20। लेकिन क्योंकि हम वेरचर डेटा टाइप डील के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि जब हम वेरचर और कैर का डिफरेंस पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जब हम कैर यूज करते हैं और साइज 20 डिफाइन करते हैं तो पूरा 20 बाइट ऑक्यूपाई होता है, जबकि हम वेरचर 2 यूज करते हैं तो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रोवाइड करेंगे सिर्फ उतना स्टोर होगा। तो v_name एक वेरिएबल नेम है जो रैम के ऊपर एग्जिस्टिंग किसी स्टोरेज लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है और उसकी वैल्यू हम इनिशियलाइज कर रहे हैं पंकज। क्लियर? अब देखो प्रोग्राम के बिगिनिंग में हमने इसे कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया था, चेक करो डिक्लेयर सेक्शन में जाके v_name वेरचर 20, कोई वैल्यू है, नो। तो सेकेंड लाइन देखो, तो जब आपने लिखा v_name इक्वल टू कॉलन इक्वल टू पंकज, तो आपने उसकी वैल्यू चेंज की। ये वैल्यू चेंज कब हो रही है, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी को कहते हैं वेरिएबल चेंजिंग द वैल्यू एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट? सिमिलरली हमने एज डिक्लेयर किया है और एज असाइन किया है। आप अपने आप को ये एग्जांपल समझा के देखो, दैट इज जिस तरह से मैंने आपको v_name समझाया कि इसमें किस तरह से वैल्यू रन टाइम पे चेंज हो रही है, सिमिलरली आप अपने आप को एज के लिए समझाओ, राइट? अब उसके बाद आप देखोगे तो मैंने सिंपली dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन यूज करके जो मेरा डेटा था उसकी वैल्यू प्रिंट करा ली है। तो इसे आपको अपने माइंड को समझा लेना है कि अगेन इट इज अ मेथड टू प्रिंट आउटपुट ऑन टर्मिनल। आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम dbms अंडरस्कोर आउटपुट का यूज करते हैं, राइट? चलिए, वेरिएबल क्लियर हो गया। व्हाट इज वेरिएबल इज क्लियर टू यू? वेरिएबल क्या है, एक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। किस लिए यूज होता है, स्टोर डेटा दैट कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आउटसाइड वर्ल्ड का डेटा जब प्रोग्राम में आएगा तो उसे स्टोर करने के लिए वेरिएबल चाहिए, सिंपल इज दैट। क्लियर? सिंटेक्स याद रख लेना है। सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, डेटा टाइप, नॉट नल, देन कॉलन इक्वल टू वैल्यू। नॉट नल एंड कॉलन इक्वल टू वैल्यू ऑप्शनल है, मुझे जरूरत होगी तो यूज करेंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट, अदरवाइज वी कैन अवॉइड इट, राइट? सिंपली हमने वेरिएबल का एक एग्जांपल देख लिया। इसी तरह से हम कांस्टेंट की बात करें तो मैं वापस चलूंगा अपने पुराने एग्जांपल के पास, जहां मैंने कहा था 3x + 2y = 20। वहां पे 3, 2 एंड 20 इनकी वैल्यूज आप चेंज नहीं कर सकते। अ कांस्टेंट इज द वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इनिशियलाइजेशन। यानी प्रोग्राम के बिगिनिंग में अगर मैं किसी नेम्ड स्टोरेज लोकेशन दैट इज वेरिएबल को एक फिक्स वैल्यू इनिशियलाइज कर दूं, राइट, और मैं नहीं चाहता कि इसकी वैल्यू चेंज हो, तो मुझे उसे क्या डिक्लेयर करना चाहिए, कांस्टेंट।
एक बार मैंने उसे कांस्टेंट बोल दिया तो उसकी वैल्यू डिक्लेयर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल पाई, आप कितना भी मैथमेटिकल लॉजिक लगाओ, पाई का फॉर्मूला 3.14 है एंड इट विल ऑलवेज बी द सेम, राइट? तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू रन टाइम पे चेंज नहीं होनी है, इनफैक्ट एक बार प्रोग्राम में डिक्लेयर होने के बाद कभी चेंज नहीं होनी है, तो आप उसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हो? कांस्टेंट के फॉर्म में। कांस्टेंट डिक्लेयर करने का तरीका सिंपल है, आपको लिखना है डिक्लेयर यूजिंग द कीवर्ड कांस्टेंट, यानी वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त कांस्टेंट कीवर्ड लिखा जाएगा। मस्ट बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अब जब वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होनी है तो इनिशियल फेज में उसे हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि इनिशियलाइज कर देना पड़ता है आपको, दैट इज मस्ट बी इनिशियलाइज एट द डिक्लेरेशन टाइम। जब वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है तभी के तभी उसको वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। सोच के देखो, आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो और वो कांस्टेंट टाइप का है और आप बोल रहे हो मैं इसको बाद में वैल्यू दूंगा, तो जब बाद में वैल्यू दोगे तो रन टाइम पे आ रहा है, राइट? तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, राइट? आइदर इट कैन बी कांस्टेंट और इट कैन बी वेरिएबल। इफ इट इज अ वेरिएबल इट विल चेंज एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर एक वेरिएबल है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे उसकी वैल्यू चेंज होनी है। अगर एक कांस्टेंट है, फॉर्म है, तो हमारे काफी सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो वेरिएबल और कांस्टेंट टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं? आइदर वेरिएबल और कांस्टेंट। कुछ फ्रेंड्स कांस्टेंट होते हैं, हमारी लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए वो आंख बंद करके बिना किसी कंडीशन को सोचे आपके साथ खड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दुर्योधन के साथ कर्ण। कुछ फ्रेंड्स हमारे वेरिएबल टाइप के होते हैं, है ना? थोड़ी सी डिफिकल्टी आई और ये इन्होंने अपनी वैल्यू चेंज कर ली। होप्स सो आपको ये एग्जांपल हमेशा याद दिलाएगा वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल जिनकी वैल्यू एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज होगी, ऐसे दोस्त जो अकॉर्डिंग टू टाइम अपना कलर बदल दे, राइट? कांस्टेंट एक ऐसा दोस्त जो अच्छे दिनों में भी वैसा ही था और बुरे दिनों में भी वैसा ही रहेगा, राइट? अब हम यहां पे देखें डिक्लेयर, डिक्लेयर में हमने क्या लिखा? पाई। पाई को हमने बोला कांस्टेंट। अब जैसे पीआई लिखा, एक वेरिएबल का नाम हो गया, हमने उसके आगे कांस्टेंट लगाया। अब ये वैल्यू रन टाइम पे चेंज नहीं होगी। इसको हमने डेटा टाइप प्रोवाइड किया नंबर कॉलन 3.14, दैट इज उसकी फिक्स वैल्यू हो गई। अब आपकी पाई की वैल्यू हमने प्रिंट करा ली है। हम जब इसको प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो मैं इसमें आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी दिखाऊंगा जहां पे जब हम पाई सॉरी किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल को नई वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं तो कैसे रिएक्ट करता है। अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें, बेसिकली आपने एसक्यूएल में जितने डेटा टाइप्स पढ़े हैं आप ऑलमोस्ट सारे डेटा टाइप्स यहां पे यूज कर सकते हो। डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं द टाइप ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन स्टोर। किस तरह का डेटा किस वेरिएबल में स्टोर हो सकता है ये इंडिकेट किया जाता है डेटा टाइप्स की तरफ से, या आप डेटा टाइप्स की मदद से इंडिकेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखो, क्या आपको दुनिया में ऐसा कोई पर्सन मिलेगा जो अपने घर के टेरेस पे रखे वाटर टैंक के अंदर अपने रेगुलर यूज होने वाले कपड़े ले जाके रखे? पॉसिबल ही नहीं है ना। सेम थिंग, जैसी मेरी जरूरत रहेगी उस जरूरत के अकॉर्डिंग डेटा टाइप्स लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्पेसिफिकली सिर्फ डिजिट्स यूज करने हैं तो आई विल गो टू नंबर। अगर मुझे फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर्स चाहिए, मतलब मेरा लेंथ फिक्स रहने वाला है, 20 कैरेक्टर्स तो होंगे ही होंगे, यूजर 5 डाले 4 डाले 10 डाले मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आई विल गो फॉर कैरेक्टर। अगर वेरिएबल लेंथ चाहिए तो आई विल गो फॉर varchar 2 और आई कैन गो फॉर varchar ऑल्सो। तो बेसिकली जब हम डेटा टाइप की बात करते हैं PL/SQL में तो हम डेटा टाइप को मल्टीपल कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसको बोलते हैं स्केलर डेटा टाइप्स। क्या बोलते हैं? स्केलर डेटा टाइप्स। सिंपल वे में ऐसा डेटा टाइप जो सिंगल वैल्यू स्टोर करे, ऐसा डेटा टाइप जो सिंगल वैल्यू स्टोर करे। स्केलर डेटा टाइप्स आर दोस डेटा टाइप्स दैट स्टोर सिंगल वैल्यूज। एग्जांपल नंबर। जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, फॉर एग्जांपल आप लिखो a int कॉलन इक्वल टू 10, तो एक टाइम पे a के पास एक ही वैल्यू रहेगी जो करंटली 10 है। आगे चल के आप बोलोगे a कॉलन इक्वल टू a प्लस 1 दैट इज 11, वैल्यू चेंज हुई बट एट अ टाइम कितनी है? 1। तो हम बोलेंगे वो किस कैटेगरी में आएगा? स्केलर डेटा टाइप में आएगा। तो हमने अभी किसकी बात की? नंबर की। क्या स्टोर करेगा? न्यूमेरिक वैल्यूज। एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, आप एक बार देख सकते हो। v अंडरस्कोर सैलरी नंबर कॉलन इक्वल टू 50,000, दैट इज इस वेरिएबल v अंडरस्कोर सैलरी का डेटा टाइप नंबर है जिसके अंदर 50,000 तक की वैल्यू स्टोर कर ली, सॉरी जिसकी वैल्यू हमने 50,000 स्टोर कर ली। देन वी आर टॉकिंग अबाउट कैर डेटा टाइप। फिक्स लेंथ स्ट्रिंग है, आप एक बार v अंडरस्कोर ग्रेड लिखते हो और कैरेक्टर 1 लिख के कॉलन a लिख देते हो। नाउ एक कैरेक्टर स्टोर कर सकता है क्योंकि आपने कैरेक्टर्स 1 बोला है। अगर आपने 20 लिखा होता और 1 प्रोवाइड कर दिया होता तो बाकी सब में क्या आते हैं?
वाइट ब्लैंक स्पेस, याद करो ऐसा कुछ हमने पढ़ा है, राइट। सिमिलरली varchar 2 अगेन डेटा टाइप है, वेरिएबल एंड स्ट्रिंग यूज करता है। देखो कैरेक्टर में भी काफी लोग ऐसा बोलते हैं सिर्फ कैरेक्टर स्टोर होता है। फ्रेंड्स कैरेक्टर में 0 भी स्टोर होगा, अल्फाबेट भी स्टोर होगा, सिंगल कैरेक्टर्स भी स्टोर होंगे। varchar 2 में भी नंबर भी स्टोर होगा, कैरेक्टर भी स्टोर होंगे, राइट। तो कोर डिफरेंस इज दैट जो कैर है वो फिक्स लेंथ का है और जो varchar 2 है वो वेरिएबल लेंथ का है। जिसको इसमें कंफ्यूजन है वो डीपीए में जाए, डीपीए की सीरीज में जाएगा, वहां डेटा टाइप्स में हमने वीडियोस डिस्कस किए हैं वो देखेगा। और अगर नहीं जाना है तो भी कोई चिंता नहीं है, आप ये प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो कि कैरेक्टर कमांड, कैरेक्टर का वेरिएबल डिक्लेयर करो या किसी टेबल में कैरेक्टर कॉलम प्रोवाइड करो, उसकी साइज 20 दो, अपना नाम इंसर्ट करो और फिर डंप कमांड के साथ सेलेक्ट क्वेरी रन करो, दैट इज सेलेक्ट डंप ब्रैकेट में कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल नेम। तो आपको पता चलेगा कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। और फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं आपके पास हूँ, आप मुझे कमेंट्स में पूछिएगा, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक अलग सेशन बना लूंगा या आपको स्पेसिफिकली गाइड कर दूंगा। इसके बाद हम बात करें डेट डेटा टाइप की, बट ऑब्वियस है सोर्स डेट एंड टाइप। डेट डेटा टाइप हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम उसमें डेट एंड टाइम स्टोर कर सके। एट अ टाइम ये भी एक ही वैल्यू स्टोर करेगा। बुलियन आइदर ट्रू और फॉल्स, दो में से एक ही स्टोर करेगा, राइट। ट्रू फॉल्स नल, आपको बोलेगा सर नल भी, बट एनी हाउ एट अ टाइम यू विल हैव ओनली वन वैल्यू। अभी एग्जांपल के लिए हमने v अंडरस्कोर फ्लैग बुलियन कॉलन इक्वल टू ट्रू, तो v फ्लैग की वैल्यू हमने ट्रू रखी हुई है। कंपोजिट डेटा टाइप स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज, एक से ज्यादा वैल्यूज, मतलब मैं ऐसा बोलूं मैं रोल नंबर भी स्टोर करना चाहता हूं, नेम भी स्टोर करना चाहता हूं, कॉन्टैक्ट नंबर भी स्टोर करना चाहता हूं, बट ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट रिकॉर्ड। सिमिलर टू स्ट्रक्चर, सी लैंग्वेज में आपने स्ट्रक्चर जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ऑलमोस्ट उसके जैसा है। पैनिक नहीं होना है, हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे हम कभी इस पे भी डिस्कस करेंगे। टेबल आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम करके, एंड यू नो इट वेरी वेल कि टेबल के अंदर हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, राइट। इसीलिए हम बोलते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। रेफरेंस डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप बेसिकली पॉइंट आउट करते हैं किसी दूसरे एग्जिस्टिंग कॉलम के डेटा टाइप की तरफ या फिर एग्जिस्टिंग रो के डेटा टाइप की तरफ। तो आप रेफरेंस डेटा टाइप में दो टाइप्स याद रख सकते हो, एक परसेंटेज टाइप एंड परसेंटेज रो टाइप। ये रेफरेंस डेटा टाइप है, तो जब आप परसेंटेज टाइप यूज करते हो तो आप टेबल की किसी कॉलम का डेटा टाइप किसी वेरिएबल को असाइन करते हो। फॉर एग्जांपल टेक्स डेटा टाइप फ्रॉम एग्जिस्टिंग कॉलम, कौन सी कॉलम से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है v अंडरस्कोर सैलरी एम्प्लॉय डॉट सैलरी परसेंटेज टाइप। तो यहाँ पे v अंडरस्कोर सैलरी का वही डेटा टाइप होगा जो सैलरी कॉलम का होगा एम्प्लॉय टेबल में। रो टाइप में टेक्स्ट फुल रो स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा रो स्ट्रक्चर ही वेरिएबल को असाइन कर दिया जाता है, दैट इज v अंडरस्कोर एम्प्लॉय। यहाँ पे हमने क्या किया, emp दैट इज टेबल नेम परसेंटेज रो टाइप करके स्पेसिफाई कर दिया। होप सो आपको इतनी चीजें समझ में आई। अगर नहीं भी आई हैं तो पैनिक नहीं होना है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। कैसे डिस्कस करेंगे, हम इसको सीधे सीधे ले लेते हैं PL/SQL के पास। तो मैंने यहां पे लिखा SQL प्लस, हम सीधे सीधे कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए। यहां लिखेंगे कनेक्ट दैट इज सिस्टम, पासवर्ड में मैनेजर। अब एक बार आप यहां पे कनेक्ट हो गए, आपने इससे पहले का वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने समझाया था कि किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर को या फाइल को कैसे ओपन करें। तो यहां पे लिखेंगे ईडी दैट इंडिकेट्स एडिटर। बेसिकली जब आप विंडोज में काम कर रहे होते हो तो बाय डिफॉल्ट एडिटर आपका नोटपैड होता है। बाय डिफॉल्ट एडिटर क्या होता है, नोटपैड। तो जब भी आप ईडी लिखोगे तो आपके लिए नोटपैड ओपन हो जाएगा। लेकिन फाइल स्टोर कहां करानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि मेरी पीसी में डी ड्राइव में PL/SQL1 नाम का फोल्डर है, मैं अपनी फाइल यहां क्रिएट करना चाहता हूं। तो देखो अभी यहां पे VCD नाम का एक फाइल है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं, ED:/, फोल्डर का नाम क्या था, PL/SQL1 स्लैश। अब मुझे वेरिएबल्स सीखने हैं तो मैं वेरिएबल्स नाम का फाइल बनाता हूं, दैट इज var.sql। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप var ही लिखो, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाली एक अच्छी प्रैक्टिस ये रहे कि .sql लगा दो। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे हेडिंग में अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ है।
लेकिन अगर आप यहां पे जाओगे तो मैसेज पढ़ो, वो बोल रहा है कैनॉट फाइंड द d:PL_SQL var.sql फाइल, उसको इस नाम की फाइल नहीं मिल रही है। तो अगर मैं यस करूंगा तो फाइल बन जाएगी, बट ऑब्वियसली बन जाएगी, उसने खुद ने कहा है डू यू वांट टू क्रिएट ए न्यू फाइल। अब यहां पे जाके चेक करो, अभी कोई फाइल नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं यहां पे यस करूंगा यू कैन इमीडिएटली सी ओवर हियर कि var नाम की फाइल बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अपने नोटपैड फाइल में सिंपली नोटपैड फाइल में स्ट्रक्चर बना लेंगे। PL_SQL ब्लॉक का स्ट्रक्चर क्या है, डिक्लेयर, बिगिन, एंड, फ्लैश। अब मैंने आपको लास्ट सेशन में सेट सर्वर आउटपुट यूज करना सिखाया था, लेकिन इस सेशन में भी मैं आपको वापस सिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि यूज क्यों करते हैं, राइट, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटेक्स याद करो। सबसे पहले वेरिएबल नेम, तो मैं भी लेता हूं v1 वेरिएबल का नाम। रूल याद करो, आपका कैरेक्टर फर्स्ट लेटर होना चाहिए, अंडरस्कोर, डिजिट्स, अल्फाबेट्स सारे अलाउड हैं, बीच में स्पेस अलाउड नहीं है, तो मैंने लिखा v1। उसके बाद डेटा टाइप, तो आई एम यूजिंग नंबर। उसके बाद कॉलन इक्वल टू 10 प्रोवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने v1 नाम का वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू रखी 10। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और इसके अंदर हम लिख देंगे v1। मतलब मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि ये v1 बाहर प्रिंट होना चाहिए। इसको सेव करते हैं। अब देखो, अगर आप यहां पे आके रन करना चाहोगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज आपने एडिटर की मदद से इसको बिजी रखा हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, यहां से नोटपैड फाइल को एक बार क्लोज करना पड़ेगा। जैसे ही आप नोटपैड फाइल क्लोज करोगे, यहां पे देखो एसक्यूएल का प्रॉम्प्ट आ गया। एक बार एसक्यूएल का प्रॉम्प्ट आ जाता है तो आप यहां पे @ बटन प्रेस करो। कौन सा बटन, @, फिर लिखो d:/, यानी वही वाला पुराना पाथ जिससे आपने फाइल, वही वाला पुराना पाथ जिसकी मदद से आपने इससे पहले फाइल क्रिएट किया था। तो मैंने लिखा PL_SQL1/var.sql। सी, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, फ्रेंड्स, कुछ भी गलत नहीं है, एवरीथिंग इज करेक्ट, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि हमने सर्वर आउटपुट ऑन नहीं किया है, इसलिए मुझे आउटपुट देखने को नहीं मिला। मुझे एक मैसेज मिल गया कि आपका PL_SQL ब्लॉक प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। आपने जो PL_SQL का कोड लिखा है वो वाली प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो सवाल सीधा सा है, अगर सक्सेसफुल कंप्लीट हुई है तो आउटपुट दिखना चाहिए। अगर आपको आउटपुट देखना है तो दो तरीके, आप यहां पे लिखो सेट सर्वर आउटपुट ऑन, या फिर ed कमांड वापस लिखो और यहां डिक्लेयर से पहले लिख दो सेट सर्वर आउटपुट ऑन, सेव, और यहां से एडिटर को करो क्लोज। यहां पे जाओ, @ लिखो। देखो आपका PL_SQL ब्लॉक आपके लिए डेटा प्रिंट कर रहा है और प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड का मैसेज भी देख रहा है। अब सर बार बार नोटपैड क्लोज करना पड़ेगा बंद, मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। ईडी की मदद से एक बार आप फाइल क्रिएट कर लो, फिर आप अपने पर्टिकुलर फोल्डर में चले जाओ। फॉर एग्जांपल ये VAR नाम का फोल्डर, यहाँ पे सॉरी PL_SQL1 नाम का फोल्डर, यहाँ पे VAR नाम का जो आपका फाइल है उसे एडिट में ओपन कर लो, राइट। अब वापस PL_SQL के पास चले जाओ, देखो अभी वो प्रॉम्प्ट रनिंग है। अब आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो करो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं v1 की वैल्यू चेंज हो, तो मैं यहां बोलता हूं v1 कॉलन इक्वल टू 20, सेव। अब अगर मैं इसको यहां जाके @ करके रन करूं तो चेक करो v1 की वैल्यू क्या आ रही है, 20। इससे पहले क्या आ रही थी, 10। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था तो मैंने उसकी वैल्यू चेंज की। अब मैं चाहता हूं ये वैल्यू यूजर प्रोवाइड करे। कौन प्रोवाइड करे, यूजर। सर इसका सिंटेक्स नहीं था, बॉस सिंटेक्स नहीं था तो कोई बात नहीं, कुछ एडवांस भी सीख लेना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहां पे सीधे सीधे आ जाते हैं किसके पास, अपनी फाइल के पास। अभी तक जहां वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे थे वहां पे सिंगल कोड डिफाइन करो। क्या करोगे, सिंगल कोड, उसके बाद एम्परसेंट या फिर आप बोल सकते हो एड्रेस ऑपरेटर, और फिर लिख दो v1। जिन्होंने इससे पहले DPA सीखते वक्त जब आप SQL ऑरेकल में डेटाबेस क्रिएट करते थे तो डेटा इंसर्ट करते वक्त मैंने आपको एक क्वेरी सिखाई थी जिसके अंदर एंड यूज करते थे हम, एंड कॉलम नेम। मैं वही ट्रिक यूज कर रहा हूं जो वहां यूज की थी, बट हम नोटपैड में लिख रहे हैं, जस्ट इतना डिफरेंस है। तो अगर अब मैं इसको सेव करूंगा, राइट, और वापस यहां पे आके @ रन करूंगा,
तो देखो मुझे क्या बोल रहा है, एंटर वैल्यू फॉर v1, आपसे वेरिएबल के लिए वैल्यू मान रहा है और रन टाइम पे मैंने प्रोवाइड किया 25। तो आप चेक करो, वो मुझे मैसेज कर रहा है कि ओल्ड फॉर v1 एंड v1 न्यू 25, राइट। तो मुझे 25 वैल्यू मिल गई। मैंने जो PLSQL के अंदर जो वैल्यू इनिशियलाइज की v1 नाम के वेरिएबल को, जो ब्लॉक के अंदर v1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर था, उसकी जो न्यू वैल्यू प्रोवाइड की वो विजिबल है। समझ आया? होप सो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना, वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करना और यूजर के थ्रू वैल्यू लेना, ये तीनों चीजें आ गई होंगी, राइट। अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। अब हम इस वेरिएबल की जगह कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो मैं सिंपली यहां लिख दूं कांस्टेंट। अब मैंने कांस्टेंट लिख दिया और इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखो यही इतना काम मैंने इससे पहले किया था आपके लिए। जैसे ही आप @ वाली लाइन रन करोगे, देखो आपके लिए 10 प्रिंट हो गया। आपके वेरिएबल में एक कीवर्ड लगा है कांस्टेंट। सर आपने तो कहा था कांस्टेंट की वैल्यू रन टाइम चेंज नहीं होती, यहां तो वैल्यू प्रिंट हो रही है। भाई चेंज नहीं होती है, प्रिंट तो होगी ही ना। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी दादागिरी करेंगे। हम बोलेंगे v1 की नई वैल्यू होगी 20। हम क्या बोल रहे हैं, v1 की नई वैल्यू होगी 20। अभी हमने वेरिएबल के केस में देखा था, जब मैंने ऐसा किया तो मेरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होकर 20 प्रिंट हो रही थी। लेकिन इस बार वेरिएबल को मैंने रखा है कांस्टेंट और अब मैं बोल रहा हूं वेरिएबल की वैल्यू चेंज करो। तो जब मैं इसे @ करके रन करूंगा तो एरर पढ़ो, क्या बोल रहा है, v1 कैन नॉट बी यूज टू एज एन असाइनमेंट टारगेट। आप v1 यूज तो कर सकते हो लेकिन असाइनमेंट टारगेट की तरह यूज नहीं कर सकते। व्हाट इज असाइनमेंट टारगेट? असाइनमेंट टारगेट मतलब आप उसको नई वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो, नई वैल्यू असाइन कर रहे हो और v1 इसके लिए नहीं बना है। तो कोई बोलेगा सर ऐसे इनिशियलाइज नहीं हो रहा है तो क्या यूजर से लेके इनिशियलाइज हो सकता है? फ्रेंड्स इट इज वेरी सिंपल। एक बार आपने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, आपका वो दोस्त जो आपका सच्चा दोस्त है, जो आपके लिए फर्म है, लाइक कर्ण आपके साथ वो खड़ा है। कर्ण को कृष्ण ने बहुत क्लियरली कहा था कि देवकी आपकी मदर है, आप इस साइड आ जाओ, युधिष्ठिर विल बी सर्विंग यू, और पांचों पांडवास आप अनडिफिटेबल हो गए। फिर भी कर्ण अपनी जगह से हिला नहीं। तो कांस्टेंट हमारा वही दोस्त है जिसको हमने इनिशियली एक बार जो पावर दे दी, यानी जो वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, वो आखिरी तक उसी वैल्यू के साथ काम करेगा। तो अगर आप इसे सेव करोगे, वापस रन करोगे, तो आपको सेम टाइप की एरर देखने को मिलेगी। चेक करो, v1 कैनॉट बी यूज्ड एज एन असाइनमेंट टारगेट। याद रहेगा? तो हमने समझा वेरिएबल, हमने समझा कांस्टेंट। डेटा टाइप आपने देखा कि मैंने कितनी स्मार्टली वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त यूज कर लिया, राइट। फिर भी हम एक नए टाइप के वेरिएबल, सॉरी नए टाइप की नहीं, हम रेफरेंस टाइप के वेरिएबल से भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा? परसेंटेज टाइप का लेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल में टेस्ट, आज की डेट 25 T1, नंबर डेटा टाइप प्रोवाइड कर लेते हैं। टेबल क्रिएट हो गया। अब ये टेस्ट 25 टेबल का T1 नाम का कॉलम मैं यूज करना चाहता हूं। तो मैं सीधे सीधे अपने प्रोग्राम में चला जाता हूं। सबसे पहले तो कांस्टेंट हटा लेते हैं, अदरवाइज ये मुझे वैल्यू चेंज नहीं करने देगा। अब मुझे डेटा टाइप नहीं पता है, किसकी? टेबल की, राइट। तो मैं v1 डिक्लेयर तो करना चाहता हूं लेकिन इसका डेटा टाइप क्या होगा? तो मैं यहां लिखूंगा टेस्ट 25। ये क्या है? टेबल का नाम। देन परसेंटेज टाइप, सॉरी टेस्ट 25 डॉट T1 परसेंटेज टाइप, राइट। चेक करते हैं कुछ एरर है। सिंटेक्स एक बार रिकॉल कर लो बिफोर रनिंग। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले रेफरेंस का सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। देखो लिखा है परसेंटेज टाइप, तो विल गो विद दिस। रन करके चेक करते हैं। @ v1 की वैल्यू 40। चेक करो PLSQL ने आपको 40 डिस्प्ले करा दिया। फ्रेंड्स आज हमने थोड़े बहुत डेटा टाइप्स देखे, राइट। हमने वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सीखा। होप आप वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप्स को लेके श्योर हो। फ्रेंड्स मैं आपको वापस सजेस्ट करूंगा कि आपने डीपीए के वक्त जितने डेटा टाइप्स पढ़े थे उनको रिवाइज कर लो, क्योंकि जितने डेटा टाइप्स आपको मैंने ओरेकल एसक्यूएल में सिखाए थे वो सारे डेटा टाइप्स हम यहां यूज करेंगे। कितने सारे, राइट।
और हमने जो एक नया डेटा टाइप आज समझा, कौन सा? स्ट्रक्चर्ड टाइप, याद है ऐसा कुछ? अभी तो पढ़ा, कंपोजिट डेटा टाइप जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज यूज हो सकती हैं। तो आगे चल के मैं आपको रिकॉर्ड टाइप टेबल कैसे, सॉरी, रिकॉर्ड टाइप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो भी सिखाऊंगा। आज हमने सीखा है परसेंटेज टाइप कैसे यूज करते हैं, तो आगे के लेक्चर्स में मैं आपको परसेंटेज रो टाइप यूज करना भी सिखाऊंगा, राइट? बट उसके लिए आपको रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड नेवर गिव अप। योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली ब्रिंग सक्सेस। एकदम सिंपल है, राइट? इसे लाइफ में इंप्लीमेंट करो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।